विद्यार्थियों, आज की वर्चुअल क्लास में सैलरी हेड का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपन, जो एक बार पहले परीक्षा में भी आया हुआ है। पहले इस प्रश्न को मैं पढ़ के स्पष्ट करूंगा और फिर उसके बाद में अपन इसको करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2021, असेसमेंट ईयर है 2021 और गत वर्ष आप लोग जानते हैं गत वर्ष इसे जस्ट पिछला होता है और इसका मतलब 19-20 आय होती है गत वर्ष की और उसके ऊपर कर लगता है कर निर्धारण वर्ष में। तो दो तरह के वर्ष हैं, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। तो आपको ये इन्होंने कहा कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री राकेश की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम। शुद्ध आय नहीं पूछी है, इन्होंने पूछी है सकल आय। और सकल आय का मतलब ये है कि वेतन शीर्षक की सारी आय, इसमें जो टैक्सेबल हैं, जो शामिल हो सकती हैं, उनको शामिल करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नहीं देंगे। इसी प्रश्न में अगर अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दे देते सकल आय की गणना के बाद में, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर कर देते तो वो होता वेतन शीर्षक की शुद्ध आय। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट के बारे में आप सबको पता है कि ये दी जाती है 50,000 रुपये प्रति कर्मचारी को, हर एक को 50,000 रुपये की छूट दी जाती है। तो इस तरह से फिर उसके बाद में आगे इसके आय के विवरण अपने को दे रखे हैं। आय के विवरण में इन्होंने बताया है कि इसका मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह है। 29 फरवरी 2020 को उन्होंने 3 माह का मूल वेतन अग्रिम प्राप्त किया, 29 फरवरी को। और ये कैसा कर्मचारी है उसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि निजी कर्मचारी है या सरकारी कर्मचारी है। अगर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है तो वो गैर सरकारी कर्मचारी है, गैर सरकारी कर्मचारी है। और इसने क्या किया, 29 फरवरी को 3 माह का मूल वेतन यानी फरवरी के आगे का वेतन ले लिया, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का ले लिया। मार्च तक का वेतन तो इसका गत वर्ष में आता ही, मार्च तक का, और इसने अप्रैल और मई का भी ले लिया। तो जब इसने एडवांस लिया तो 3 महीने का ले लिया, 29 फरवरी को, मार्च का और अप्रैल, यानी अगले जो गत वर्ष है, अगला गत वर्ष, उसके 2 महीने का इसने और ले लिया। और वेतन के बारे में आप लोगों को पता है कि वेतन या तो ड्यू हो जाए या वेतन प्राप्त हो जाए, और अग्रिम भी अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसके वेतन शीर्षक की आय में शामिल करते हैं। तो इसका 12 महीने का तो शामिल होना ही था और अब वेतन शामिल होगा 12 + 2। मार्च तक का तो वैसे ही शामिल होता, अप्रैल और मई 2 महीने का और शामिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका वेतन 14 महीने का शामिल अपन करेंगे वेतन में। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस 3,000 रुपये प्रति माह, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मनोरंजन भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह। मनोरंजन भत्ते के बारे में आप लोगों को पता है कि मनोरंजन भत्ते की छूट अब मिलती है केवल सरकारी कर्मचारी को। तो ये गैर सरकारी कर्मचारी है तो सारी राशि टैक्सेबल होगी, मनोरंजन भत्ता हो गया। फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस 2,000 रुपये प्रति माह, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि इसको ट्राइबल एरिया अलाउंस की क्या छूट मिल सकती है क्या। ये जो कर्मचारी है वो राजस्थान में है और राजस्थान के भी उदयपुर ज़िले में है। तो क्या ट्राइबल एरिया अलाउंस जो पीछे थ्योरी में दे रखा है, वहाँ जाके आप लोग पढ़ेंगे कि क्या इसकी छूट मिल सकती है। छूट मिलेगी तो देंगे, अन्यथा छूट नहीं देंगे। यहाँ पर इसको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि जनजाति क्षेत्र भत्ते की छूट राजस्थान में जो स्टेट्स की लिस्ट दे रखी है उसमें राजस्थान नहीं है।
फिर उसके बाद में दे रखी है पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता, हिल एरिया अलाउंस। हिल एरिया अलाउंस दे रखा है और इसकी कितनी छूट मिलती है, इसको तो अलाउंस दिया गया है 2500 रुपये प्रति माह, जबकि हिल एरिया अलाउंस की छूट मिलती है केवल 300 रुपये प्रति माह। तो 300 रुपये की छूट देने के बाद में ये हर महीने के 2200 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे, जिसको अपन कर लेंगे। फिर उसको 210 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कुल मिला के उसके 3 बच्चे और 210 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 210 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एक बच्चे के 70 रुपये मिल रहे हैं। एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बता रखा है कि ये अधिकतम 100 रुपये प्रति माह मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। 100 से कम मिलता है तो वो राशि कर मुक्त हो जाएगी, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ मिल रहा है एक बच्चे को 70 रुपये, तो तीसरे बच्चे की छूट मिलेगी नहीं, 2 बच्चों को छूट मिल जाएगी। 70 का मतलब हुआ 140 रुपये प्रति माह। ये 140 रुपये प्रति माह की इनको छूट मिल जाएगी, और तीसरे बच्चे की राशि है वो कर योग्य होगी। इसी तरह से उसको 510 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता, तो हॉस्टल अलाउंस है वो 300 रुपये के हिसाब से है प्रति बच्चा 2 बच्चों तक। अब यहाँ पर उसको 510 रुपये मिले हैं 3 बच्चों के, तो 510 को 3 से डिवाइड कर दो तो 17×3 ये 170 रुपये होते हैं। तो 170 रुपये मिल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 300 रुपये से कम है राशि, लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो 2 बच्चों को छूट मिल जाएगी और 170 की, और तीसरे बच्चे को जो राशि मिल रही है वो टैक्सेबल कर लेंगे अपन। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में है घर से कार्यालय आने जाने हेतु उसको 2000 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता प्राप्त होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कर्मचारी को मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और उसका वास्तव में वे लगता है 600 रुपये प्रति माह। अब कितना लगता है वो भी यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अब छूट नहीं मिलती है, तो इसलिए ये राशि कर योग्य है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और दूसरी बात है वे राजस्थान के उदयपुर ज़िले में ऐसे स्थान पर कार्यरत हैं जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। तो ये इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। और अगर समुद्र तल से 1000 या उससे ज़्यादा मीटर की ऊंचाई है जिस स्थान पर कर्मचारी रहता है उसकी, तो हिल एरिया अलाउंस है वो 300 रुपये तक प्रति माह कर मुक्त है। यहाँ पर ये मिल रहा है 2500, तो 2500 में से 300 रुपये की इसको छूट हो जाएगी। ये इस तरह से प्रश्न का अपन ने खुलासा किया है। खुलासा करने के बाद में अब प्रश्न करने के ऊपर आते हैं अपन। तो प्रश्न करने के लिए सैलरी हेड का प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आप उसका एक हेडिंग देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन मानी गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राकेश इसका नाम है, और फॉर द असेसमेंट ईयर है 2020-21, ये हेडिंग डालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राकेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ये आपने हेडिंग डाल दिया। हेडिंग डालने के बाद में एक लास्ट का जो कॉलम है वो आप रखेंगे रुपीज़ के लिए, और उससे पहले थोड़ी जगह जो भी बचती है वो सारी पर्टिकुलर्स के रूप में काम में आएगी, उसमें अपन विवरण लिखेंगे। अब अपन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी बेसिक सैलरी जो 20,000 रुपये प्रति माह है, 20,000 को 12 से गुणा कर दिया तो 2,40,000। फिर उसके बाद में ये 12 महीने की सैलरी थी, 2 महीने की उसने अप्रैल और मई की एडवांस ले ली, तो इसे जस्ट नीचे की लाइन में लिखेंगे एडवांस सैलरी फॉर
अप्रैल एंड मई 40,000, ये एडवांस मिल गई। और फिर महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस, ये है 3,000 रुपये प्रति माह। तो 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36,000। फिर उसके बाद में आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो है प्रति माह 2,000 रुपये मनोरंजन भत्ता। तो 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई अंदर की साइड में करना है आपको, और राशि ले जाएंगे लास्ट के कॉलम में 24,000। और फिर उसके बाद में ट्राइबल एरिया अलाउंस, चूँकि जनजाति क्षेत्र भत्ता राजस्थान में कर मुक्त नहीं है, इसलिए ये पूरी राशि कर योग्य है। 2,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से तो 24,000। फिर उसके बाद में है हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र का भत्ता, हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस। ये इसको मिल रहा है 2,500 रुपये, लेकिन 300 रुपये की छूट मिल जाएगी, क्योंकि समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वो रहता है। तो 300 की छूट मिलने के बाद में ये राशि प्रति माह टैक्सेबल है 2,200 रुपये। तो 2,200 इंटू 12 करेंगे आप, 2,200 इंटू 12, और ये राशि लास्ट के कॉलम में जाएगी 26,400, 26,400 चली गई। फिर उसके बाद में इसके नीचे आप लिखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पहले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सारा का सारा जो मिल रहा है वो अंदर की साइड में अपन दिखा रहे हैं। इसको प्रति माह 210 रुपये मिल रहे हैं। तो 210 इंटू आपने 12 कर देना है। 210 को 12 से मल्टीप्लाई करते ही ये राशि आती है 2,520। फिर इसमें से जो कटौती मिल सकती है वो घटा देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे अपन लेस अमाउंट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मानी होता है कर मुक्त, लेस अमाउंट एग्जेम्प्ट, EXEMPT। अब कर मुक्त कितनी है, तो एक बच्चे को मिल रहे हैं 70 रुपये। तो आप 70 इंटू 2 करेंगे, 70 इंटू 2 और इंटू 12, 12 महीने का 70 रुपये एक बच्चे के, मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 2 बच्चों का हो गया, क्योंकि 2 की छूट मिल सकती है, और 12 से गुणा कर देंगे तो पूरे 12 महीने का हिसाब हो गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट का, जो राशि आ रही है 1,680। 2,520 में से 1,680 चले गए, राशि बचती है 840। तो ये 840 आ गई है। फिर उसके बाद में हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस पहले तो एक बार जितना मिल रहा है वो लिख दें आप। 3 बच्चों को मिल रहा है 510 रुपये, 510 इंटू 12 कर दें तो ये राशि हो गई 6,120, 6,120। अब कर मुक्त राशि घटाएंगे, नीचे इसके जस्ट नीचे घटाएंगे और लास्ट के कॉलम में ले जाएंगे। लेस अमाउंट एग्जेम्प्ट, 510 रुपये टोटल मिल रही है 3 बच्चों के लिए। तो 510 को 3 से डिवाइड करते ही एक बच्चे को कितनी मिल रही है, 170। तो 170 इंटू 2, 2 इसलिए कि अधिकतम 2 बच्चों को मिल सकती है, 170 इंटू 2 और इंटू 12। तो इस तरह से ये राशि आती है 4,080, जो एग्जेम्प्ट है। कुल राशि उसको मिली थी हॉस्टल अलाउंस की 6,120, उसमें से कर मुक्त हो गई 4,080, राशि बचती है 2,040, जो लास्ट के कॉलम में चली जाएगी। तो लास्ट के कॉलम में ले गए। इन अलाउंसेज के बारे में आप लोग ये क्लियर कर दें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की अधिकतम राशि 100 रुपये है और 2 बच्चों तक सीमित है वो। इसी तरह से हॉस्टल अलाउंस है वो 2 बच्चों के लिए और अधिकतम राशि 300 रुपये। 300 रुपये से अगर कम मिलता है तो उसकी छूट मिल जाएगी, 300 तक छूट मिलती है, और 300 से ज़्यादा मिलता है तो वो कर योग्य होगा। तो इस तरह से ये 2,040 की राशि आ गई, अपनी लास्ट के कॉलम में ले गए। अब उसके बाद में बचता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ते की अब छूट नहीं मिलती है और ये मिल रहा है 2,000 रुपये प्रति माह। तो 2,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 12 से तो ये आ गए 24,000। अब इन सब राशियों को जोड़ना है अपने को, तो लिखेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। जो पर्टिकुलर्स वाला एरिया है उसी एरिया में लिखना है अपने को ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, और लास्ट के कॉलम का टोटल जोड़ अपन को कर देना है 4,17,280। इस तरह से
ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप लोग ये ध्यान रखें कि थोड़ा वर्किंग नोट भी दे सकते हैं। कई चीज़ ऐसी हैं जिनका खुलासा नहीं है, उनका आप वर्किंग नोट दे दें। वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको करके इसका सॉल्यूशन साथ में भेज रहा हूँ आप लोगों को, तो उसको देख लेना। बाकी वर्किंग नोट भी देते हैं कि कितनी राशि इसकी कर योग्य है, कितनी कर मुक्त है। जैसे वर्किंग नोट एक पहला एडवांस सैलरी के बारे में देंगे कि उसने एडवांस सैलरी ली है और वो उसने ली है अप्रैल और मई की, ये वर्किंग नोट है। फिर दूसरा वर्किंग नोट दे सकते हैं कि ट्राइबल एरिया अलाउंस की राजस्थान में छूट नहीं मिलती है। तीसरा वर्किंग नोट आप दे सकते हैं कि हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है केवल 300 रुपये तक, ये थर्ड वर्किंग नोट दे सकते हैं। फिर उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस के संबंध में वर्किंग नोट आप दे सकते हैं कि कितनी राशि मिली और कितनी छूट उसको मिल सकती है और टैक्सेबल कितनी होगी। तो पहले आप दिखाएंगे राशि कुल रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्टेड और बचती है वो टैक्सेबल। तो इस तरह से एक वर्किंग नोट तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अब छूट नहीं मिलती है, वो पूरा का पूरा कर योग्य है। तो इस तरह से ये प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। इसको और अन्य थ्योरी और उदाहरण इनको साथ साथ में आप लोग ढंग से देखते रहें, डेली पढ़ते रहें। थैंक यू।